विद्यार्थियों, आज हम लागत की अवधारणाएं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पैमाने के प्रतिफल, उत्पत्ति, ह्रास नियम आदि हम सब पढ़ चुके हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि एक फर्म की जो उत्पत्ति की मात्रा होती है उस पर लागत की दशाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। एक वस्तु की कीमत के दिए हुए होने पर एक फर्म का उत्पादन जो है उस बिंदु तक वो करेगी जहाँ पर उसकी जो सीमांत लागत है वो वस्तु की कीमत के बराबर हो जाएगी। तो आज के हम इसमें कुछ लागतों का अध्ययन करेंगे, फिर अगले वीडियो में और कुछ लागतों को लेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं वास्तविक लागत। वस्तु के उत्पादन में जो भी प्रयत्न और त्याग यानी एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइस जो करने होते हैं उन्हें हम वास्तविक लागत कहते हैं। प्रोफेसर मार्शल ने जैसा कि कहा है कि एक वस्तु के निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी किस्म के श्रम, सभी किस्म के यानी एक मजदूर से लेकर के मैनेजर तक जो प्रयास या परिश्रम करना होता है और साथ ही इसके निर्माण में प्रयुक्त पूंजी की बचत के लिए जो प्रतीक्षा करनी होती है या संयम रखना होता है, ये सब प्रयास और जो त्याग होते हैं मिलकर के वस्तु के उत्पादन की वास्तविक लागत कहलाते हैं। उत्पादन के कार्य में श्रमिक, प्रबंधक, उद्यमकर्ता आदि सभी को प्रयत्न करने होते हैं। पूंजी उपभोग को कम करने से उत्पन्न होती है ना। पूंजी किससे उत्पन्न होगी? जब हम उपभोग कम करेंगे, बचत करेंगे तो उसका विनियोग होगा और उससे पूंजी का निर्माण होगा। इसलिए पूंजी के निर्माण के लिए हमें वर्तमान उपभोग के त्याग को करना होता है। तो इन विविध किस्म के प्रयासों और त्यागों से उत्पादन की वास्तविक लागत बनती है। सामाजिक दृष्टि से भूमि जो है वो प्रकृति की मुफ्त भेंट होने से इसकी कोई वास्तविक लागत नहीं मानी जाती है। वास्तविक जो लागत है उसको मापने में कठिनाई होती है क्योंकि इसमें मूल्यांकन करने पर समस्या उत्पन्न होती है और प्रयत्न व त्याग को जोड़ना भी कठिन होता है। इसी वजह से अर्थशास्त्र में वास्तविक लागत के विचार का महत्व बहुत ही कम हो जाता है। इसके स्थान पर हम वैकल्पिक लागत या अवसर लागत और मौद्रिक लागत की अवधारणा का उपयोग करते हैं। तो हम नेक्स्ट चलते हैं वैकल्पिक लागत। इसको अवसर लागत भी कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कई बार 2 नंबर का सवाल पूछा जाता है कि अवसर लागत क्या है। तो जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, हम जानते हैं कि उत्पादन का एक साधन एक से अधिक उपयोगों में लगाया जा सकता है। हम कहते हैं साधन सीमित मात्रा में और उसके अनेक उपयोग हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक फर्म किसी साधन की एक इकाई का उपयोग करती है, उसे उस साधन को उतनी मुद्रा राशि अवश्य देनी होगी जो उसे अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में मिल सके। यदि उसे उतनी मुद्रा राशि नहीं दी जाएगी तो वह साधन दूसरी जगह अन्य उपयोग में चला जाएगा। यानी एक आदमी को अगर कहीं वो काम कर रहा है और उससे 100 रुपये मजदूरी मिलती है, तो दूसरे अगर काम में अगर वो जाता है और उसे 120 रुपये मिलते हैं तो वो वहाँ पर चला जाएगा जहाँ उसे 120 रुपये मिलते हैं। तो 120 रुपये उसकी वैकल्पिक लागत है या अवसर लागत है। यदि उसे हम उतनी मुद्रा राशि नहीं देंगे जितनी की उतनी अवसर लागत है, तो वो उस उद्योग को छोड़ करके या उस काम को छोड़ करके दूसरे काम में चला जाएगा। जैसे यदि एक अध्यापक है ना, उसको उतना वेतन नहीं मिलता जितना उसे किसी अन्य कार्य करने में मिल सकता है। जैसे सरकारी विभाग के कर्मचारी के रूप में मिल सकता है या अध्यापन कार्य में नहीं रहेगा और सरकारी कर्मचारी बनना पसंद करेगा। तो यह सिद्धांत वैकल्पिक लागत का सिद्धांत अथवा अवसर लागत का सिद्धांत कहलाता है। यह सिद्धांत संपूर्ण समाज एवं एक फर्म पर भी लागू होता है। जब साधनों की इकाइयों का एक वस्तु के निर्माण में लगा दी जाती है तो वह दूसरी वस्तु के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे पास जिस मजदूर को मान लीजिए हमने भवन निर्माण में लगा दिया है तो फिर वो फैक्ट्री में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं रहता है। एक भूमि का टुकड़ा कपास की खेती में भी लगाया जा सकता है ना, अथवा हम मान लें कि अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग यानी तिलहन में भी लगाया जा सकता है। तो उस भूमि के टुकड़े पर कपास की खेती करने की लागत उपयुक्त सिद्धांत यानी वैकल्पिक लागत सिद्धांत के अनुसार तिलहन की वह पैदावार है जो इस पर प्राप्त की जा सकती है। हम जब आगे चलेंगे तो और भी देखेंगे कि लगान के विवेचन में जो वैकल्पिक लागत है या अवसर लागत है, इसकी अवधारणा का अधिक विस्तार से उपयोग आगे किया गया है। जैसे मार्शल ने दिया है अवसर लागत का सिद्धांत,
तो आधुनिक जो लागत सिद्धांत है उसके अनुसार एक साधन, चाहे वो श्रम हो, चाहे भूमि हो, चाहे पूंजी हो, चाहे उद्यम हो, कुछ भी हो, कि वर्तमान आय और वैकल्पिक आय यानी जो उसकी स्थानांतरण आय है उसका अंतर लगाना होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ब्याज में लगान का तत्व एवं मजदूरी में लगान का तत्व शामिल हो सकता है। इस प्रकार से वैकल्पिक लागत या अवसर लागत की अवधारणा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब एक फर्म के लिए जब एक साधन की अवसर लागत उसके सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोग में उससे प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर होती है, तो इस प्रकार से अवसर लागत को मापना आसान हो जाता है। जैसे यदि एक फर्म कोयले के लिए 200 रुपये प्रति क्विंटल देती है तो वह कोयले के उपयोग की अवसर लागत का उचित माप मानी जा सकती है। श्रमिकों की मजदूरी व वेतन में बीमा व पेंशन कोषों की राशि भी जोड़ी जा सकती है। अवसर लागत में एक फर्म के स्वयं के साधनों की अनुमानित लागतें भी जोड़ी जाती है, जिसमें स्वयं की पूंजी की लागत यानी उसने अगर अपना खुद का पैसा लगाया है तो उसकी लागत भी मानी जाएगी, जो प्राय बाजार में प्रचलित ब्याज की दर के बराबर होती है। फिर है विशेष लाभ, जैसे कोका कोला आदि जो लोकप्रिय ब्रांड है अथवा अधिक उपयुक्त स्थान व पेटेंट से प्राप्त होने वाले लाभ हैं, जैसे बीकाजी भुजिया है, बीकानेर में बनता है। तो इस प्रकार से जो विशिष्टीकरण है या जो लोकप्रिय ब्रांड है उनका भी लाभ उसमें जोड़ा जाता है। वर्तमान उपकरण पर मूल्य ह्रास यानी इसमें हम वास्तविक मूल्य की राशि ही लगाई जानी चाहिए। यदि कोई मशीन खरीद ली गई है और अब उसका कोई वैकल्पिक उपयोग नहीं है तो फर्म के लिए इसका वैकल्पिक उपयोग शून्य माना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में माल की बिक्री में से अन्य लागतें घटाने से जो शेष बचेगा वही फर्म का प्रतिफल कहलाएगा। इसी प्रकार से पूंजी का प्रतिफल भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे बिना जोखिम के विनियोग में लगाई गई पूंजी पर शुद्ध प्रतिफल, जोखिम का प्रीमियम जो हम LIC वगैरह आदि के रूप में भरते हैं, अवसर लागत के ऊपर का मुनाफा, इसे शुद्ध लाभ या आर्थिक लाभ भी कह सकते हैं। इस प्रकार से अवसर लागत के माप में कच्चे माल की कीमत, श्रमिकों की मजदूरी, उनके पेंशन कोष की राशियां, उद्यमकर्ता के द्वारा प्रदान किए गए स्वयं के साधनों की लागतें, मूल्य ह्रास व पूंजी के प्रतिफल आदि शामिल किए जाते हैं। इसके पश्चात हम लेते हैं मौद्रिक लागत। एक उत्पादन के विभिन्न साधनों पर जो कुछ नकद रूप में खर्च करता है एवं जिन राशियों को लागत में जोड़ता है उसे हम मौद्रिक लागत या उत्पादन व्यय, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के उत्पादन के व्यय शामिल होते हैं, जैसे पूंजी पर दिया गया ब्याज, भूमि का किराया, श्रम की मजदूरी, प्रबंधक का वेतन, उद्यमकर्ता का सामान्य लाभ आदि सभी शामिल होते हैं। तो प्राय जो मौद्रिक लागतें होती है इन्हें 2 प्रकार से भी प्रकट किया जाता है, व्यक्त और अव्यक्त लागतों के रूप में, या व्यक्त और अव्यक्त लागतों के रूप में, या स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों के रूप में। खरीदे या किराए पर लिए गए साधनों पर जो प्रत्यक्ष व्यय किया जाता है वह व्यक्त लागतों के अंतर्गत आता है। एक लेखाकार जो होता है वो इसे फर्म के हिसाब किताब में शामिल कर लेता है। लेकिन कुछ लागतें अव्यक्त रूप भी रहती है, जैसे व्यवसाय के स्वामी के द्वारा किए गए श्रम या प्रबंध का मूल्य, यानी एक दुकान के मालिक द्वारा जो खुद वो श्रम करता है, उस दुकान का मैनेजमेंट करता है, उसका मूल्य, एवं उसके स्वयं के फर्नीचर और साज सामान का मूल्य जो उसे अपने व्यवसाय में लगा रखा है। तो एक अर्थशास्त्री के लिए अव्यक्त लागतों का भी उतना ही महत्व होता है जितना कि व्यक्त लागतों का होता है, क्योंकि ये समस्त लागतों पर विचार करता है। तो जब हम अर्थशास्त्र में लागतों पर विचार करते हैं तो हम व्यक्त के साथ साथ अव्यक्त लागतों पर भी विचार करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हम अव्यक्त लागतों को कैसे निर्धारित करेंगे। तो इस संबंध में हम अवसर लागत सिद्धांत से मदद ले सकते हैं। किसी भी व्यवसायी के श्रम की मजदूरी इस बात से आंकी जा सकती है कि वह अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक व्यवसाय या उद्योग में क्या कमा सकता था। एक भूस्वामी कृषक जो अपने पारिवारिक खेती पर काम करता है, अगर वह अन्यंत्र मजदूरी कर सकता था, अतः स्वयं के पारिवारिक खेत पर उसकी मजदूरी का अनुमान अन्यंत्र प्राप्त हो सकने वाली मजदूरी के आधार पर लगाया जा सकता है। यानी खेत में मान लीजिए परिवार के 4 लोग काम करते हैं, अगर उसमें से एक आदमी वहाँ काम नहीं करता और मजदूरी पर जाता तो उसे कितनी मजदूरी मिलती, उस जितनी मजदूरी मिलती उतनी की उतनी लागत हम उसकी उस खेत में होने वाली उपज के साथ जोड़ सकते हैं। भारत में जो पारिवारिक खेतों पर कुल उत्पादन लागत का हिसाब लगाने के लिए व्यक्त लागतों में कई प्रकार की अव्यक्त लागतें भी जोड़नी आवश्यक होती है।
क्योंकि हमारे देश में जो कृषिगत लागत वो मूल्य आयोग है ना, CACP बोला जाता है, जिसे कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। तो अनाज की खरीद के जब वो भाव निर्धारित करता है तो उसके लिए उत्पादन लागत का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें व्यक्त और अव्यक्त दोनों प्रकार की लागतों को शामिल किया जाता है। इस प्रकार जो है दोनों किस्म की लागतों का व्यवहारिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि ये कृषिगत लागतों को निर्धारित करने में काम आती है। इसके पश्चात हम लेंगे अल्पकालीन लागतें, है ना। अल्पकालीन, जैसे पूर्व में भी मैंने बताया, अल्पकालीन उत्पादन फलन, दीर्घकालीन उत्पादन फलन। तो जो लागत होती है उस पर समय तत्व का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। अल्पकाल में जो फर्म होता है उसके संयंत्र का आकार स्थिर होता है ना, वो उसमें एक्सपांसन नहीं कर सकती, और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उसे दिया हुआ जो संयंत्र है उसी के आकार का गहरा उपयोग करना होता है। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ना, और फैक्ट्री में रोजाना के 50 टन तेल का उत्पादन किया जाता है। अगर मांग 60 टन या 70 टन की हो जाती है तो ऐसी स्थिति में एकदम से तो वो फैक्ट्री के जो मशीनरी आदि को बढ़ा नहीं सकता है, उसका एक्सपांसन नहीं कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेगा, वो और ज़्यादा श्रमिकों को लगाएगा, उसका शिफ्ट बदल देगा, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, रात की शिफ्ट काम करवा करके और ज़्यादा माल उत्पन्न कर सकता है। यानी जो संयंत्र लगा हुआ है उसी का गहरा उपयोग किया जाएगा। वो अल्पकाल में फर्म के साधनों को जो है स्थिर वो परिवर्तनशील दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि हमने उत्पत्ति ह्रास नियम में या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पढ़ा था। वो परिवर्तनशील साधनों के नियम में हम ये पढ़ चुके हैं कि एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को बढ़ाने से एक सीमा के बाद घटते हुए प्रतिफल मिलते हैं। तो अल्पकाल में लागतों पर उत्पत्ति के नियम का प्रभाव पड़ता है, और ये सार्वभौमिक नियम है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, सब जगह लागू होता है। तो दीर्घकाल में दूसरी तरफ कोई भी साधन स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सभी साधन परिवर्तनशील होने के कारण फर्म संयंत्र के आकार को भी बदल सकती है, और दीर्घकालीन लागतों का पैमाने के प्रतिफलों पर प्रभाव पड़ता है, जैसा कि हम पैमाने के प्रतिफल में पढ़ चुके हैं। तो अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे TFC भी बोला जाता है। मार्शल इसे पूरक लागत भी कहता है। कई बार एक सवाल पूछा जाता है 2 नंबर का, पूरक लागत किसे कहते हैं, तो उस समय हमें कुल स्थिर लागत को ही व्यक्त करना है या दर्शाना है। तो कुल स्थिर लागत होती है वह बंधी हुई लागत होती है जिसका उत्पत्ति की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता है, केवल संयंत्र के आकार से ही उसका संबंध होता है। यह जो होती है कुल स्थिर लागत, यह शून्य उत्पत्ति से लेकर के अधिकतम उत्पत्ति तक एक सी बनी रहती है। एक फर्म के लिए अल्पकाल में जैसे मशीनरी आदि में लगी हुई पूंजी का ब्याज, भूमि व इमारत का किराया, बीमे का प्रीमियम, उच्च कोटि के प्रबंधकों का वेतन आदि स्थिर लागत के ही अंश होते हैं। इसे ऊपरी लागत भी कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट। तो देखिए, इसको TFC कहा जाता है, इसको सप्लीमेंट्री कॉस्ट कहा जाता है, और इसको ओवरहेड कॉस्ट कहा जाता है। यानी कुल स्थिर लागत, पूरक लागत और ऊपरी लागत तीनों के रूप में कहा जाता है। तो कुछ भी पूछा जाए हमें कुल स्थिर लागत को व्यक्त करना है। यानी मान लीजिए हमें फैक्ट्री या कोई दुकान खोलनी है, उसके लिए हमने भूमि ले ली, है ना, भूमि पर हमने भवन का निर्माण कर लिया, तो ये क्या स्थिर लागतें हैं। उत्पादन शुरू नहीं होगा, जब उत्पादन शून्य होगा तब भी ये लागतें लगेगी। अगर वो दुकान हम बंद कर देते हैं तब भी उस पर लगी हुई लागत लगी रहेगी। नेक्स्ट है फिर कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। प्रोफेसर मार्शल इसे प्रमुख लागत कहते हैं। कुल स्थिर लागत को क्या कहते हैं, पूरक लागत, और इसको क्या कहते हैं, प्रमुख लागत यानी प्राइम कॉस्ट। कुल परिवर्तनशील लागत जो है वह घटती और बढ़ती हुई लागत होती है, जो उत्पत्ति की मात्रा के साथ परिवर्तित होती रहती है। जब उत्पादन बढ़ेगा तब ये बढ़ जाएगी, जब उत्पादन घटेगा तब ये घट जाएगी। अधिक उत्पत्ति करने पर ये ज़्यादा हो जाती है और कम उत्पत्ति करने पर ये कम हो जाती है। जैसे कच्चे माल की लागत, श्रमिकों की मजदूरी, ईंधन या पावर यानी बिजली का बिल आदि जो है उसकी लागत है, मशीनरी के उपयोग का मूल्य ह्रास आदि जो व्यय होते हैं, है ना, वो उत्पादित माल की मात्रा के साथ साथ बदलते रहते हैं, इसलिए ये परिवर्तनशील लागत के अंश होते हैं। शून्य उत्पत्ति पर कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य होती है। फिर जैसे जैसे उत्पत्ति बढ़ती है उसके साथ साथ ये बढ़ती जाती है।
तो बढ़ते हुए प्रतिफल के नियम की स्थिति में वह घटती हुई दर से बढ़ती है, और घटते हुए प्रतिफल के नियम की स्थिति में यह बढ़ती हुई दर से बढ़ती है। नेक्स्ट है कुल लागत। अब टोटल कॉस्ट, ऊपर हमने लिखा है कुल स्थिर लागत, फिर कुल परिवर्तनशील लागत, और अब कुल लागत। तो इसको हम एसटीसी भी कहते हैं ना, टीसी नहीं करके एसटीसी, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसका संबंध अल्पकाल से होता है। तो ये उत्पत्ति की प्रत्येक मात्रा पर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है ना। तो टीएफसी प्लस टीवीसी इजिकल टू हो जाएगा हमारे पास टीसी। तो टीसी इजिकल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर जो है ये टीसी इजिकल टू टीएफसी प्लस टीवीसी हो जाएगी। इसको कई जगह एसटीसी भी कहते हैं, तो एसटीसी भी आती है तो टीएफसी प्लस टीवीसी ही कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज कुछ लागतों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने जो है वास्तविक लागत, मौद्रिक लागत, वैकल्पिक लागत, अव्यक्त लागत, व्यक्त लागत और अल्पकालीन लागतों के अंतर्गत कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत और कुल लागत का अध्ययन किया है। इसके आगे के वीडियो में हम और लागतों का अध्ययन करेंगे।